नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 3 चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं साइंस का। SK झा सर का क्लास नंबर कितना है? 3 है। SK झा सर का एक क्या है? बुक है। प्यारे दोस्तों, SK झा सर का एक क्या है? बुक है जो 5th एडिशन का है। क्या है? 5th एडिशन का है। ठीक है, 5th एडिशन का ये बुक है जो साइंस का है। ये बुक जो है रेलवे के लिए रामबाण बुक है। या रेलवे NTPC हो, रेलवे ALP हो और RPF हो, ग्रुप D हो, जो भी एग्ज़ाम हो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण बुक है। अदर भी एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट बुक है। तो आप लोग इस बुक को देखते ही आप लोग पहचान होंगे क्या इसमें दम है। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे आपको ऐसा ही आपको क्लास मिलते रहेगा। पर डे जो है 1 से 2 चैप्टर आपको पर डे क्लास मिलते रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, एक आज से 2 दिन में कर देंगे स्टार्ट आपको। तो उसको भी हम 15 से 20 दिन का हम टाइम लिए प्यारे दोस्तों। आपको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे पूरे बुक को। ठीक है, आप लोग टारगेट है 15 से 20 दिन है ना। 20 दिन के अंदर में आपको इस बुक को, एक ही है एक और बुक है, वो बुक है ऑब्जेक्टिव, इसी का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसको भी हम पढ़ा रहे हैं। दोनों बुक को हम साथ में लिए हुए, दोनों बुक हम 15 से 20 दिन के अंदर में महीना से पहले हम ख़त्म कर देंगे है ना। एग्ज़ाम जो है ALP का उससे पहले हम, और BSFP बिजली वाला भी है एग्ज़ाम, उससे भी पहले हम इस बुक को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या है क्वेश्चन? कोशिका विभाजन। क्या है? कोशिका विभाजन। जिस प्रक्रिया से नए कोशिका का निर्माण होता है कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में बिरचाउ ने देखा था। कोशिका विभाजन को किसने देखा सर्वप्रथम? तो बिरचाउ ने। सही मारिएगा, बिरचाउ ने। किस वर्ष? 1865 में। ठीक है, अगला, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार है। आप मारिएगा 3 प्रकार। कौन कौन होते हैं? तो असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या है प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि असूत्री विभाजन। यह विभाजन सामान्यतः अविकसित प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। क्या? प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। अगला है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में ईस्वी में की थी। कब की थी प्यारे दोस्तों? तो 1879 ईस्वी में की थी। अगला है असूत्री, क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का खोज 1905 ईस्वी में फार्मर एवं मुर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह विभाजन जीवाणु, प्रोटोजुआ, विषाणु आदि में होता है। किस में होता है? यह विभाजन जो है जीवाणु, प्रोटोजुआ, विषाणु आदि में होता है। कौन? असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिका विभाजन में होता है। अर्धसूत्री, इस विभाजन में केंद्रक एवं कोशिका द्रव में 2 बार विभाजन के परिणाम स्वरूप आंधित गुणसूत्र वाली क्या है? 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। अगला है, इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका में केंद्रक या कोशिका द्रव में संकुचन के परिणाम स्वरूप 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए अगले हैं। इस प्रक्रिया में एक मातृ कोशिका से 2 समान गुणसूत्र वाला पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है, यह विभाजन केवल लिंगी जनन करने वाले जीव में होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला है, इस विभाजन से केवल जनन कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है? जनन कोशिका का निर्माण होता है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, अगला समसूत्री विभाजन क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। यहीं से स्टार्ट होता है।
समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो। पहला है केंद्रक विभाजन, है ना, केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया 5 अवस्था में पूर्ण होती है। कितने? 5 अवस्था में पूर्ण होती है। अंतरावस्था क्या? अंतरावस्था या विराम अवस्था। यह अवस्था विभाजन के पूर्व की व्यवस्था, विभाजन के पूर्व की अवस्था है। यह अत्यधिक क्रियाशील अवस्था है। इस अवस्था को निम्न भागों में बांटा गया है। निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे जीवन फेज, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। इस अवस्था में आरएनए एवं प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। एस फेज डीएनए का संश्लेषण होता है। इस फेज में जो है डीएनए का संश्लेषण होता है, जिससे फलस्वरूप यह मात्रा में दुगुना हो जाता है। क्या होता है? मात्रा में दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट है G2 फेज। डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, किंतु आरएनए एवं प्रोटीन की संश्लेषण होता है। इंटरफेज में क्रोमैटिन जाल क्या है? अंकुडलित एवं पतला होता है। सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है अगला है कि प्रोफेज। क्या? प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में होता है तार्क, और दूसरा होता है तार्क केंद्र। क्या है? केंद्र हो गया। अगला है केंद्रक आवरण हो गया। अगला है केंद्रिका हो जाएगा। अगला है अर्धसूत्री। अगला क्या है? अर्ध गुणसूत्र यात्रा। क्या है? युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अर्ध गुणसूत्र युग्म क्या है? गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र युग्म गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट अगले है टॉपिक, अगला पॉइंट, कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत जो है प्रोफेज से होता है। इसमें क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बंट जाते हैं। दोनों भाग एक बिंदु से जुड़े होते हैं, किंतु इस बिंदु को सेंट्रोमेयर कहते हैं। पूरी रचना क्या है प्यारे? क्रोमैटाइड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था के अंत क्या है? इस अवस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका गायब हो जाती है और तुर्क धागे का निर्माण शुरू हो जाता है। तुर्क धागे का निर्माण क्या होता है? शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मध्यावस्था, है ना, मेटाफेज। तुर्क तंतु जो है क्या है? मध्यावस्था ना, स्पाइंडल फाइबर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुणसूत्र तंतुओं में मध्य में स्थित है। गुणसूत्र तंतुओं में मध्य में स्थित है। क्या? मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर द्वारा धागे के बीच में आकर जुड़ जाता है। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट का समय लगता है। 2 से 10 मिनट का समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है एनाफेज। क्या है? एनाफेज में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। एनाफेज हो गया अर्ध गुणसूत्र। क्या हो गया? अर्ध गुणसूत्र, है ना, अर्ध गुणसूत्र खिंचाव, अर्ध गुणसूत्र और खिंचाव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यह अवस्था सबसे छोटी अवस्था है। विभाजन 2 से 3 मिनटों में समाप्त हो जाती है। विभाजन जो है 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाता है। नेक्स्ट गुणसूत्र अब दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। गुणसूत्र जो है दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। अगला 5 में है कि टेलोफेज। क्या है? टेलोफेज
टेलोफेज क्या है? क्या है टेलोफेज है? क्या है प्यारे दोस्तों? टेलोफेज, ठीक है। ये जो है क्या है? तारक केंद्र युग्म है। तारक केंद्र युग्म है। केंद्रिका, ये क्या है? केंद्रिका है। क्या है केंद्रिका? क्रोमैटिन। क्या है? क्रोमैटिन धागा कहाँ है? तो क्रोमैटिन धागा नीचे होगा, ठीक है। और कोशिका द्रव विभाजन सूत्र जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। क्या उल्टी है? और इसमें केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार के केंद्र से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। पहला स्पाइंडल फाइबर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा क्या दोस्तों? केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। किसका? कोशिका का। इस प्रकार एक मातृ कोशिका में दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पौधे में साइटोकिनेसिस की क्रिया सेल प्लांट द्वारा होती है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन का महत्व। जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जीवों में जो है वृद्धि एवं विकास होता है। नेक्स्ट, इस विभाजन के दौरान शरीर की क्या है? मरम्मत होती है तथा घाव भरता है। नेक्स्ट, मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। क्या है? मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। इस विभाजन की प्रमुख जो है निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती है। क्या है? मियोसिस प्रथम में गुणसूत्रों का आहवन होता है। इस विभाजन की प्रमुख क्या निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं। क्या होती है प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, प्रोपेज हो जाएगा। क्या है? पियोसिस 1 हो जाएगा। प्रोपेज हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा, टेलोफेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को निम्न उप अवस्था में बांटा गया। लिप्टोटीन। क्या है? लिप्टोटीन। इस अवस्था में क्रोमैटिड जब कुंडलित एवं लंबे होते हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? तो लिप्टोटीन इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। क्रोमोसोम धागे के रूप में दिखाई देता है। इसमें क्रोमैटिक्स विभाजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पैक्टिन। क्या है? पैक्टिन। इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। क्या होता है? छोटे और मोटे हो जाते हैं। अगला है, प्रत्येक समाज गुणसूत्र के क्रोमैटिड। क्या है? प्रत्येक समाज जो है समजात शत्रु। क्या है? समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देते हैं। उन्हें चतुष्ट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहीं दिक्कत से गलती बुलाया जाता है तो प्यारे दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ताकि क्योंकि हम जो है प्यारे दोस्तों अभी जो है 1 बज रहा है रात और 1 बजे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस थोड़ा नींद भी कभी कभी आ जाता है, तो इसे घबराइएगा नहीं। कभी मिस्टेक से अगर हो जाता है तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि रात का समय है तो थोड़ा नींद आने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस घटना के कारण जीवों का विनिमय। क्या है? विनिमय होता है। डिप्लोटिन। क्या है? डिप्लोटिन समाज गुणसूत्र की क्या है?
समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप ये अलग अलग होने लगते हैं, किंतु कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। इस बिंदु को काइज़मा कहते हैं। इस बिंदु पर क्रोमैटिड के खंडों के बीच अदला बदली होती है। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही संतान माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। डाइकाइनेसिस इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, केंद्रक तथा केंद्रिका गायब हो जाता है। डाइकाइनेसिस इस अवस्था में समाज गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, केंद्रिक तथा कोशिका गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्कु तंतु जो है का निर्माण शुरू हो जाता है। नोट में है कि सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय सेकेंद्र का लोप नहीं होता है। क्या होता है? लोप नहीं होता है। ठीक है, अगला मेटाफेज 1 तर्कु धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट द्विसंयोजक तर्कु तंतु मध्य में सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाता है। क्या? सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ जाता है। नेक्स्ट एनाफेज प्रत्येक वेवलेंथ में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं हो पाता है और इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर अथवा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। क्या होता है? चला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? टेलोफेज 1 क्या है? दोनों ध्रुवों की ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। क्या निर्माण हो जाता है? अगला है इस प्रकार एक क्या है? मातृ केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगला है मियोसिस सेकेंड केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। कोशिका द्रव्य की विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। अगला है इसके बाद इन दोनों कोशिकाओं में पुनः विभाजन शुरू हो जाता है। पुनः क्या होता है? विभाजन शुरू हो जाता है। इस विभाजन को मियोसिस सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, तो यह विभाजन मिटोसिस जैसा ही होता है। इसमें निम्न अवस्थाएं होती है। क्या होता है? निम्न अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रोफेज सेकेंड केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका गायब हो जाते हैं। क्रोमैटिड सिकुड़कर छोटे और मोटे होने लगते हैं। नेक्स्ट तर्कु धागे का निर्माण शुरू हो जाता है और एक सेंट्रोइल दोनों ध्रुव पर चला जाता है। नेक्स्ट अगला चलिए क्या है? समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर समझना है। ठीक है, क्या है? समसूत्री विभाजन में क्या है? पहला है यह विभाजन कायिक और क्या है? कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होते हैं। समसूत्री में यह जो है विभाजन कायिक या दैहिक कोशिकाओं में होते हैं और अर्धसूत्री में क्या है? यह जनन कोशिका में होती है। सेकेंड में है कि समसूत्री में कि इसके द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री द्वारा दो कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री जो है इसके द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, दुगना होता है। ठीक है, समसूत्री में प्रत्येक नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है
और अर्धसूत्री में नई कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। पूर्व क्या है, समसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था जल्द समाप्त होती है और इसमें अर्धसूत्री में पूर्वावस्था कई उप अवस्थाओं में बटे रहने के कारण देर से समाप्त होती है। अगला है, ये तो हो गया। अगला है, इसके द्वारा आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होता है। इसके द्वारा आनुवंशिक भिन्नता होता है। केंद्रक और कोशिका द्रव एक बार विभाजित होते हैं, इसमें ये दोनों बार विभाजित होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा दिए ना 5 नंबर की इसके द्वारा आनुवंशिक भिन्नता नहीं होती है, इसके द्वारा आनुवंशिक भिन्नता होती है, पढ़ा दिए हैं। और केंद्रक और कोशिका द्रव एक बार विभाजित होते हैं और इसमें ये दो, इसमें जो है प्यारे दोस्तों, इसमें ये दोनों 2 बार विभाजित होते हैं। ठीक है, ये क्या है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, दोनों में अंतर है। आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, दोनों में अंतर है। चलिए आगे हैं कि परीक्षा दृष्टि। क्या परीक्षा दृष्टि, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। परीक्षा विभाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। असूत्री विभाजन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो एस अवस्था में बनते हैं। ठीक है, कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन की नियंत्रित से होता है। कैंसर जो है किसके कारण होता है? कैंसर किस कारण से होता है? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर हो जाता है। ठीक है, शरीर में घावों का भरना किसके कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? तो समसूत्री विभाजन का। क्या अगला है, जायगोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जायगोट में होता है। नेक्स्ट क्या है, जीवों के संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण प्रजनन है। क्या है? प्रजनन है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? वीज़मैन टेलोफेज ने किया था। किसने किया? अर्धसूत्री का विभाजन किसने किया? वीज़मैन टेलोफेज सेकेंड ने किया था। मियोसिस सेकेंड में किसका पृथक्करण होता है? अर्धसूत्रों का होता है। किसका? अर्धसूत्रों का। नेक्स्ट क्या है, विनियम किस अवस्था में होता है? पैकिटिन की अवस्था में। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? तो किस अवस्था में रह जाती है प्यारे दोस्तों? चलिए प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं, थ्योरी समाप्त हो गया, अब ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। थोड़ा फास्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ा के उसके बाद समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव में है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्या है? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य सेल पर स्थित होते हैं। वो कौन होता है? ऑप्शन सी, मेटाफेज होता है। कौन होता है? मेटाफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मियोसिस द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस के द्वारा होता है। अगला, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो जी फेज, G2 फेज, एस फेज। तो ऑप्शन सी हो गया, एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? तो एंटीपीसीसी। कौन सी अवस्था जो है सबसे छोटी है? तो एनाफेज सबसे छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो ऑप्शन ए 2 होता है। कितना? 2 होता है। अगला है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है? जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में। क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग जो है ओवर होता है किस चीज़ पर? तो
मियोसिस में होता है। किस में? मियोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? क्या है? विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो किस स्थिति में गायब हो जाते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की तो आपका सही जवाब हो जाएगा बराबर होती है। ऑप्शन ए बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुणसूत्र में क्या है? क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? एक क्या है? 11 का। उस बिंदु का नाम है डी, सेंट्रोमियर है। क्या है? सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला है, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित रेल के गुणसूत्र क्या है? फिर से, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कौन होते हैं? तो मेटाफेज होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 का। 13 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 13 का बी हो जाता है। 13 का बी हो जाएगा। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में क्या है? कोषों में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। क्या होते हैं? दुगनी हो जाती है। बी क्या? 13 का बी। 14 का, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? क्या होता है? कौन सा संयोजन होता है? एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन ए 44वां गुणसूत्र प्लस एक्सेस होता है। 44वां गुणसूत्र प्लस एक्सेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एसएससीजीएल सही है। ठीक है। एसएससीजीएल 2020 में पूछा गया है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 21 क्या है प्यारे दोस्तों? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 21 जोड़ियाँ क्या है? ऑटोसम्स होते हैं और 4 से 2 जोड़ी भौतिक क्या है प्यारे दोस्तों? लैंगिक सेक्शन गुणसूत्र होते हैं। क्या है? मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 से 41 जोड़ियाँ क्या है? जोड़ियाँ ऑटोसम्स होते हैं। यह 4-2 जोड़ियाँ लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि डीएनए अणु 2 समर्पित सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाले लंबे को है पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। ऑप्शन बी सही है। जेनेटिक्स को जेडी वाटसन ने 1906 में परिभाषित किया था। क्या किया था? 1906 में परिभाषित किया था। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। 15 तक करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, इससे पहले थ्योरी करा दी है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो लाने में आप लोग मजबूर कीजिए हमको, ताकि अगला वीडियो को हम ला सके। फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूर हम पढ़ाएंगे, आपको वादा किए तो ज़रूर पढ़ाएंगे आपको। तब तक हम इसको खींच रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो आपको आज का तीसरा चैप्टर था, दूसरा तक करा दिया गया था। और इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे दबा कर ऑल कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों चलते हैं, कल मिलेंगे प्यारे दोस्तों। और कल के लिए 8 बजे से पहले आप रेडी रहिएगा। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।
थैंक यू दोस्तों, बाय।